and krypton form compound, but argon does not. Comparable with fluorine and oxygen, therefore xenon krypton form compound, but argon does not. बोलो बात समझ आई? तो कंपाउंड बनने के लिए जिसके साथ कंपाउंड बॉन्डिंग हो रही है उसके आंसर जी कंपेरेबल होने चाहिए, तुलनात्मक होने चाहिए। बहुत ज्यादा डिफरेंस बढ़ाएगा तो कंपाउंड नहीं बनेगा। हाँ बोलो बात समझ में आई? तो सबसे स्टेबल हो गया XeF6। हाँ ये हो गया P ब्लॉक। अब आ जाओ D ब्लॉक, ऑक्सीडेशन स्टेट इन D ब्लॉक, ट्रांजिशन मेटल। P ब्लॉक हो गया, S ब्लॉक तो पहले खत्म कर लिया था, P ब्लॉक हो गया। Oxidation state in D block, transition metal, बातें नहीं करो, सामने देखो। हाँ देखो, ट्रांजिशन मेटल की खासियत क्या है? ट्रांजिशन मेटल की खासियत है जिसके वजह को ट्रांजिशन कहा जाता है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है, वेरिएबल। जबकि एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में ऐसा नहीं है। एस ब्लॉक में एल्कली का +1 है, प्लस के अलावा दूसरी वैल्यू आएगी नहीं। आर्थ मेटल का +2 के अलावा दूसरी वैल्यू आएगी नहीं। अच्छा, बोरान फैमिली में +1 है, उसके बाद +3 है, तो +2 गायब हो गया। जबकि डी ब्लॉक में ऑक्सीजन स्टेट की वेरिएबल वैल्यू आती है, +1, +2, +3, +4, बहुत सारी वैल्यू आती है, जिस वजह से इनको कहा जाता है ट्रांजिशन, वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ये इसका मेन कैरेक्टर है ट्रांजिशन का। नोट करो, ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ट्रांजिशन मेटल का मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर ट्रांजिशन मेटल के बहुत सारे कैरेक्टर हैं, करीब 10 कैरेक्टर हैं। 10 में सबसे मेन यही है, वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी वजह से इनको ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। हाँ, अब क्वेश्चन ऐसा क्यों, इनमें वेरिएबल वैलेंसी क्यों होती है ट्रांजिशन मेटल के अंदर? तो जवाब क्या देखो सामने। हाँ, ट्रांजिशन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है N-1d 1,2,10 NS122। ये है ट्रांजिशन मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा कि वेरिएशन क्या है इसके अंदर। वेरिएबल है क्यों? देखो सामने, वेरिएबल ही है इसलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस S से भी होगा और D से भी होगा, और इसमें एनर्जी गैप कम होने की वजह से, कम एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन S से भी लॉस हो जाएगा और D से भी लॉस हो जाएगा। दोनों जगह से लॉस हो जाने से ऑक्सीडेशन नंबर की कई वैल्यू आ जाती है। जबकि P ब्लॉक में देखो, P ब्लॉक में NS2 NP1 to 6 होता है, जबकि इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा है, और ये एनर्जी गैप नीचे आने पर बढ़ता चला जाता है, और हैवी एलिमेंट तक आते आते क्या होगा, S इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आसानी से भाग नहीं ले पाता है। तो P ब्लॉक में S और P के बीच एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से P से लॉस होगा तो S से लॉस नहीं होगा। जबकि यहाँ देखो, एनर्जी गैप कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन S से भी लॉस होगा और D से लॉस होगा। दोनों से लॉस हो जाने से ऑक्सीडेशन नंबर की कई वैल्यू आ जाती है। इसी वजह से इसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। नोट करो, दिस इज ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप, ड्यू टू स्मॉल एनर्जी gap between N-1d and NS subshell. Small energy gap between N-1d
and NS subshell. I decline or add electron loss from NS and N-1d subshell. इलेक्ट्रॉन एस सबशेल से भी लॉस होगा और N-1d से भी लॉस होगा, और दोनों जगह से लॉस हो जाने से ऑक्सीडेशन नंबर की कई वैल्यू आ जाती है। वेरिएबल वैलेंसी शो करता है ट्रांजिशन मेटल। हाँ, बोलो समझ में आया कि ट्रांजिशन मेटल में वेरिएबल वैलेंसी क्यों आती है? ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन क्यों होता है? क्योंकि उसमें लॉस एस से भी होगा और डी से भी, लिखा है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस एंड एन दोनों से लॉस होगा। हाँ, पी में भी दोनों से लॉस होता है, दोनों से लॉस होता है, पी से यहाँ से भी लॉस होगा, यहाँ से भी लॉस होगा, लेकिन जैसे नीचे आते चले जाओगे ये एनर्जी गैप बढ़ जाता है और हैवी में इनर्ट पेयर लग जाता है, जबकि डी ब्लॉक में इनर्ट पेयर लगता ही नहीं है क्योंकि एनर्जी गैप कम होता है, जिस वजह से एस से भी लॉस होगा, डी से लॉस होगा, दोनों जगह से लॉस हो जाने से ऑक्सीडेशन नंबर की कई वैल्यू आती है। मतलब ये शो करता है वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? अच्छा ठीक है, वेरिएबल से शो करेगा तो एक ही मेटल में ऑक्सीडेशन स्टेट की कई वैल्यू आएगी। तो जब कई वैल्यू आएगी तो उसका रेंज क्या होगा, उसकी रेंज की लोअर वैल्यू क्या होगी, हायर वैल्यू क्या होगी, हम आज ये सीखना चाहेंगे। पहले जैसे बता, डी ब्लॉक में एलिमेंट कौन कौन से हैं? डी ब्लॉक में हम बात 3D की करेंगे यहाँ पर, तो ये 3D हमारे सिलेबस में है। वैसे जो डी ब्लॉक की पूरी प्रॉपर्टी बता रहे, लेकिन हमको पढ़ना है मेनली 3D। एलिमेंट कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। जी, हमको पढ़ना है मेनली 3D मेटल। ठीक है, 3D में जितने भी मेटल देख रहे हो, हर मेटल में ऑक्सीडेशन स्टेट का एक रेंज है, एक लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू, पूरा रेंज है। वो रेंज क्या है वो हमको इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो सामने। हाँ, इसके लिए हमको हर मेटल का ऑक्सीडेशन, हर मेटल का हमको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताओ स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D ब्लॉक का पहला एलिमेंट है, ये 3D का पहला एलिमेंट है, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन डी में भरने से पहले, 3D भरने से पहले एस भर चुका है, 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है? स्कैंडियम का। अच्छा बताओ, ये दूसरा एलिमेंट है डी ब्लॉक का, 3D का, तो हो जाएगा 3d2 4s2। हाँ, ये तीसरा एलिमेंट है 3d3 4s2। ये 3D का चौथा एलिमेंट है 3d4 4s2 होता है। लेकिन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चला जाता है ताकि हाफ फील्ड हो जाए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पा जाए। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए एस से जंप करके डी में चला गया ताकि हाफ फील्ड हो जाए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पा जाए। आगे बढ़ो, ये कौन सा एलिमेंट है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहां क्या होगा? 3d5 4s2। हाँ, आयरन क्या होगा? 3d6 4s2। तो डी ब्लॉक का छठा एलिमेंट है, 3D का छठा, ये 3D का सातवां, तो क्या होगा? 3d7 4s2। हाँ, निकल आठवां है 3d8 4s2। ये नवा एलिमेंट है, तो क्या होगा? 3d9 4s2 है। लेकिन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एस से उठ के डी में चला जाता है ताकि फुलफिल हो जाए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को पा जाए। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d10 4s1। हाँ, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 10वां एलिमेंट है 3d10 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन। अब इस मेटल के वैलेंस शेल के कॉन्फ़िगरेशन से हम ये बता सकते हैं कि हर मेटल में ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज क्या होगा, क्या क्या वैल्यू आएगी, बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे? देखो समझे, समझ लो इसको। अच्छा, इससे हमको फायदा क्या होगा? जैसे हमको पता चल गया कि इसमें ये रेंज है, तो ये एलिमेंट उसी रेंज में कंपाउंड बनाएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। हर एलिमेंट का रेंज है, उसी रेंज के अंदर ही कंपाउंड बनाएगा, उसके बाहर, यदि इसके बाहर गया तो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बताइए, मेरी वायर इसे बंधी है, बताओ इस रेंज के अंदर घूमेगा ना? बोलो,
इस रेंज के बाहर जाएंगे तो मेरा वायर टूट जाएगी। उसी तरह से हर एलिमेंट का रेंज है, इस रेंज के भीतर कंपाउंड बनेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। यदि जाया गया तो कंपाउंड एग्जिस्ट, वो गलत ऑक्सीडेशन नंबर है। हाँ देखो सामने, पहले रेंज निकाल लिया जाए। हाँ रेंज की लोअर वैल्यू बता, पहले लॉस कहाँ से होगा, पहले बता लॉस होगा गेन होगा। जब भी एलिमेंट बॉन्डिंग करेगा तो बॉन्डिंग के दौरान ये लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन? क्यों करेगा लॉस? क्योंकि मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी होती है लॉस करने की। नहीं मेटल है ना, तो टेंडेंसी लॉस करेगा, तो लॉस ही ना करेगा। ठीक है लॉस करेगा, तो पहले कहाँ से करेगा? पहले एस से करेगा कि डी से करेगा? जो से बोलो, इस बात को हम प्रूफ कर चुके हैं। शुरुआत में हमने ENC जब पढ़ाया था तो इस बात को प्रूफ कर दिया था कि पहले लॉस कहाँ से होता है, फिर लॉस होता है। अच्छा बताओ एस में है कितनी? या तो एक या तो दो। यहाँ देखो, यहाँ दो है, यहाँ एक है, यहाँ दो 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 एक दो दो, मतलब एस में या तो एक है या तो जब एस में एक है तो एक लॉस करेगा तो +1 हो जाएगा। जिसके एस में दो होगा वो दो लॉस करेगा तो +2 आ जाएगा। मतलब लोअर ऑक्सीजन स्टेट की वैल्यू या तो +1 होगी या तो +2 होगी, डिपेंड करता है उसके एस में एक है कि मतलब इसमें एक है तो इसका लोअर 1 होगा, इसमें दो है तो इसका लोअर 2 होगा। बोलो क्लियर? नोट करो, द लोअर ऑक्सीजन स्टेट in transition metal either +1 or +2. Lower oxidation state in transition metal either +1 or +2. Lower oxidation state in transition metal either +1 or +2. लोअर वैल्यू या तो +1 होगी या तो +2 होगी, डिपेंड करता है एस में एक इलेक्ट्रॉन है कि दो है। हाँ जिसके एस में एक होगा उसका +1 आएगा, जिसके वैलेंस शेल में दो होगा एस में उसकी लोअर वैल्यू +2 आएगी। अच्छा हायर वैल्यू क्या आएगी? हायर वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर की हायर वैल्यू होगी 1 + x या 2 + x होगी। तो कहोगे x क्या होता है? x क्या है? x इज द नंबर ऑफ unpaired d electron, number of unpaired 3d electron। जो 3d में जो अनपेयर है वो x की वैल्यू है, उसमें हम ऐड कर देंगे तो हमको हर मेटल का हायर वैल्यू मिल जाएगी। बोलो ये कंसेप्ट, अब इस कंसेप्ट को तुम पकड़ लो, पूरे डी ब्लॉक में हर मेटल का तुम रेंज बता सकते हो। हमको तो 3D पढ़ना है, हमारे सिलेबस में तो 3D है, तो बात 3D की करेंगे। बताओ 3D में पहले क्या था? स्कैंडियम। बताओ इसमें लोअर वैल्यू क्या आएगी? बताओ एस में है कितना, तो लोअर वैल्यू हो गई +2। ठीक, अच्छा हायर वैल्यू कैसे आएगी? 2 + x। x क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D। बताओ इसके 3D में कितने अनपेयर है? एक, तो दो में एक जोड़ दो, मतलब स्कैंडियम में दो ही वैल्यू आ सकता है, +2 +3 पर खत्म। इधर आ जाओ, टाइटेनियम में बताओ लोअर वैल्यू, बोलो लिखना बाद में, पहले सामने जवाब दो उनको। लोअर वैल्यू क्या होगी? हाँ हायर वैल्यू 2 अनपेयर है, 2 अनपेयर 2 और 2, तो टाइटेनियम में +2 भी मिलेगा, +3 भी मिलेगा, +4 मिलेगा, पूरा रेंज है 2 3 4, इसका 2 और 3, इसका 2 3 4। इधर आ जाओ, इसमें लोअर वैल्यू हायर वैल्यू 3 अनपेयर है, 3 और 2 5, मतलब वैल्डियम का +2 +3 +4 +5। ये रेंज है, रेंज, ये दो वैल्यू मत समझना, ये रेंज है, इसमें वेरिएबल होता है ना, कई वैल्यू आती है, तो कौन सी वैल्यू आएगी? लोअर वैल्यू 2 होगी, हायर वैल्यू +5। अच्छा आगे बढ़ो, क्रोमियम का लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू 5 और 1 6, तो हायर वैल्यू क्या होगी? +6, मतलब क्रोमियम का +1 +2 +3 +4 +5 +6, इतना बड़ा रेंज है। हाँ मैग्नीज में मतलब लोअर वैल्यू हायर वैल्यू 5 2 7, मतलब मैग्नीज का +2 +3 +4 +5 +6 +7, इतना बड़ा रेंज है मैग्नीज का। इधर लोअर वैल्यू हायर वैल्यू प्लस, हाँ इसमें 4 अनपेयर है, 3D 6 में 3D में 4 अनपेयर है ना, तो 4 और 2 6, सही बोला 6। हाँ ये बताओ हायर वैल्यू बताओ, इसमें कितने अनपेयर है? हाँ 3 अनपेयर है, 3 और 2 5, तो कोबाल्ट का +2 +3 +4 +5 प्लस, इसमें आ जाओ निकिल का +2, मतलब कितने अनपेयर है? हाँ 2 और 2,
तो +2 +3 +4 ये रेंज है। हाँ, कॉपर का आ जाओ, कॉपर में 4s1 +1 हो गया। हाँ, लेकिन याद रखना इसका वास्तव में 3d9 था, 4s2 था, और तुमने एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए शिफ्ट किया है, तो बताया इसमें 2 भी तो था, +2 भी होगा। तो कॉपर में 2 वैल्यू आ सकती है, कॉपर में 2 वैल्यू आ सकती है, क्या क्या, +1 एंड +2। हाँ, जिंक के केस में केवल +2 आएगा, डी से लॉस ही नहीं होगा, क्योंकि डी फुल फील्ड है, स्टेबल है, और स्टेबल से लॉस होता नहीं है। तो जिंक का केवल एक वैल्यू आएगी, बाकी हर मेटल में कई वैल्यू आएगी। इसका मतलब जिंक में एक ही वैल्यू है, जिंक वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है, तो जिंक ट्रांजिशन नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, जिंक इज द नॉन ट्रांजिशन मेटल, ये ट्रांजिशन नहीं है, जिंक नॉन ट्रांजिशन मेटल है। बोलो, समझ में आया? बताओ सबसे बड़ा रेंज किसके पास है? हाँ, बाइनिस के पास +2 से लेके हायर वैल्यू +7 तक जा रही, इससे बड़ी वैल्यू कोई नहीं है। देखो अब जैसे मैं तुम्हारे सामने रख दिया CrO5, ठीक है, रख दिया, और कहता उसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। क्वेश्चन आया, अच्छा तुमको पता है कि ऑक्सीजन का ऊपर -2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन -2 बताया चलिए थोड़ी देर पहले। तो जब एक ऑक्सीजन का -2 तो मतलब 5 ऑक्सीजन का -10, अच्छा न्यूट्रल करने के लिए +10, इसका मतलब क्रोमियम का यहाँ +10 आ रहा है, और पहला ऑप्शन +10 लिखा भी होगा, और तुम खा से टिक मार दोगे, गए काम से। जबकि क्रोमियम का रेंज है 1 से लेके 6 का, तो जब रेंज 1 से 6 का है तो वैल्यू बता रेंज के बाहर जा रही है ना, मतलब ये आंसर गलत है। तो रेंज का बताने से ये फायदा है कि तुम नेगेटिव गलत मतलब आंसर टिक नहीं मारोगे तुम, क्योंकि रेंज 1 से 6 का तो +10 कैसे आ सकता है, ये आंसर गलत है। फिर कहोगे सही क्या था फिर? तो सही आंसर पाने के लिए तुमको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और स्ट्रक्चर है इसका बटरफ्लाई। हाँ, इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है, ये इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। हाँ, ये बताओ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रोमियम से ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ आएगा माइनस तो यहाँ पर आएगा प्लस। अच्छा, ये भी खींचेगा माइनस प्लस, ये भी खींचेगा माइनस प्लस, ये भी खींचेगा माइनस प्लस, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से खींचेगा -2, तो ये हो जाएगा। बताओ सॉल्व कर कितना आया, 2 3 4 5 6, कितना है नेट +6। अब बताइए रेंज के अंदर है कि नहीं है ना, आंसर ठीक सही हो गया। ऐसा रेंज के अंदर आना चाहिए, है तो ठीक, बाहर तो गलत। बोलो, समझ में आया? अभी और भी बातें हैं, उसको हम कल करेंगे। अभी हम 10 मिनट टाइम देंगे, 15 मिनट उनके लिए जिन्होंने कल क्लास किया मोल कंसेप्ट की, वो लोग बैठे रहेंगे, बाकी सब जाएंगे।